न्यूज़ चैनल भारत के लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं, वो बर्बाद कर चुके हैं। लोकतंत्र में लोक व्यवस्था एक चीज़ होती है और वो लोक व्यवस्था कैसे बनती है, एक जिम्मेदार सूचनाओं से। उन सब को तो कब का दफन कर दिया गया है। अगर आपकी वफादारी ज़रा भी भारत के डेमोक्रेसी के प्रति है तो आपको न्यूज़ चैनल नहीं देखना चाहिए। इसको लेके इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सारे चैनलों को खोल खोल के बता सकता हूँ कि क्या एजेंडा, क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है, और ये जो चल रहा है बहुत ही खतरनाक है। सुनना पड़ेगा उनकी ज़्यादातर बातें। तरीका भले ही गलत हो सकता है, तेवर भले गलत हो सकता है, पर ज़्यादातर बातें जो ट्विटर पर हमें गालियां दे रहे हैं, फेसबुक पे, ठीक है, सब गोलमाल है। 2013 तक इस तरह से चीजें नहीं थी, लेकिन 14 के बाद ये समझ पाना बड़ा मुश्किल था कि अचानक ऐसा क्या हुआ। सब कुछ उनके अनुकूल हुआ है, सत्ता मिली है और बहुमत इतना प्रचंड है कि किसी भी प्रकार का कोई संदेह, खतरा नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया है कि अचानक लोग हम जैसे लोगों को गालियां देने लगे हैं और हम बहुत आलोचनात्मक हो जाते हुए भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। 2015 की परीक्षा में अंतिम चरण के बाद 4000 सीटें कम कर दी गई थी, ऐसा छात्रों का कहना है। रेल मंत्री को देखना चाहिए कि उम्र सीमा में 2 साल की कटौती करने से नौजवानों पर क्या असर पड़ता है। यह समस्या तमाम सांसदों को भी रेल मंत्री के पास रखनी चाहिए। कोचिंग चलाने वाले भी कह रहे हैं कि रेलवे की जो भर्ती निकली है उसमें अधिकतम उम्र सीमा 30 से घटाकर 28 जो की गई है वो गलत हुआ है। सब गोलमाल है। से 24 जून को इसी साल फॉर्म निकलता है, 8 जुलाई तक फॉर्म भरे जाते हैं, 14 सितंबर को एडमिट कार्ड मिल जाता है और 21, 22, 23 सितंबर जो गुजरा परीक्षा होती है सुपर फास्ट रफ्तार से। इस परीक्षा के लिए अलग अलग सामाजिक श्रेणी के 17 साल से लेकर 42 साल के युवाओं को शामिल किया गया। सारे वोटर आ जाएं इसमें, 60 साल वालों को भी दे देना। 2017-18 के आर्थिक सर्वे को पलट कर देखिए, उसमें लिखा है कि जो नए टैक्स रिटर्न आए उनमें से ज्यादातर उन लोगों के थे जिनकी आयकर देने की क्षमता नहीं है। रिटर्न की संख्या तो बढ़ गई मगर राजस्व पर उसका बहुत असर नहीं हुआ। अभी भी टैक्स जमा करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। आयकर दाताओं की संख्या बढ़ती जा रही है, बेस बढ़ गया है। आज इस बढ़ी हुई संख्या में से 3 करोड़ लोगों को कम कर दिया गया। 2020-21 में जब आप आयकर रिटर्न भरने जाएंगे तो 5 लाख तक की आय वालों को कुछ नहीं करना होगा, ना टैक्स देना होगा, ना ही रिटर्न फाइल भरनी पड़ेगी। रिटर्न भरने वालों की संख्या 3.79 करोड़ से बढ़कर 6.85 करोड़ हो गई है। इसमें से 3 करोड़ आयकर दाताओं को 2020-21 के बजट में से माइनस कर दिया जाएगा। इनसे 18,500 करोड़ का टैक्स सरकार को मिल रहा था, यानी इतनी छूट सरकार ने दी है। इतनी कोशिशों के बाद, इतनी सख्ती, टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह के बाद 7 करोड़ आयकर दाता मिले थे। कहीं हम जरूरत से ज्यादा, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है, दुखी या रोंदू तो नहीं हो रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, क्योंकि दुनिया की जो तमाम अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बहुत कम है। दुनिया में बहुत कम देश हैं जो 5% के रफ्तार से भी। भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं है। इसे छिपाने की तमाम कोशिशों के बीच जीडीपी के आंकड़े ने जख्म को बाहर ला दिया। 5% की जीडीपी इस बात की पुष्टि करती है कि भारत की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ चुकी। आप ये नहीं समझते कि अब जर्नलिज्म सबसे गिरी हुई जगह हो गई है? दुख तो होता है क्योंकि बहुत अपना दिल लगाया इस पेशे में कि आज इसकी, और जितनी भी बातें आप कह रही हैं, मैं नहीं कह सकता कि ये हकीकत नहीं है, ये हकीकत तो है। मैं यहाँ नहीं आया हूँ, मेरे साथ पूरी हिंदी पत्रकारिता आई है जिसकी हालत इन दिनों बेहद शर्मनाक है। गणेश शंकर विद्यार्थी और पीर मोनिस मोहम्मद की साहस वाली पत्रकारिता आज डरी हुई है, दब्बू हो गई है। मुझे चंडीगढ़ की उस लड़की का मैसेज अब भी याद है। वो प्राइम टाइम देख रही थी तो उसके पिता ने टीवी बंद कर दिया। उसने अपने पिता की बात नहीं मानी और प्राइम टाइम देखा। तो भारत के लोकतंत्र की शानदार नागरिक सब गोलमाल है। गोलमाल। आप हमारे स्क्रीन पर इस वक्त 2 तस्वीरें देख रहे हैं। एक तस्वीर उस नौजवान की है जो 20 साल का था, यानी 1994 की। ये तस्वीर आज की है, 31 मई 2016 की। इसकी उम्र है 43 साल। इन तस्वीरों के बीच इस शख्स की जिंदगी के 8,150 दिन जेल में गुजरे हैं। 23 साल जेल में गुजारने के बाद एक दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन बयानों के आधार पर
निसार को आजीवन कारावास की सजा काटनी पड़ी है, वो सबूतों के तौर पर पर्याप्त नहीं है। जेल से बाहर आने की खुशी में कोई भी पागल हो जाए, मगर निसार को क्यों लगा कि अब वो सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह बचा हुआ है। 23 साल तक बगैर किसी गुनाह के जेल में रहने के बाद जब घर आया तो अब्बा इस दुनिया से जा चुके थे। अपनी अम्मी से लिपटा तो रो पड़ा। तो क्या हम और आप यूं ही सुनते रहते हैं कि 100 गुनाहगार बच जाएं मगर एक बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए, वरना ये नाइंसाफी है। सब गोलमाल है, गोलमाल। भोपाल से बीजेपी की उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर होने जा रही हैं। उनके नाम के आगे साध्वी लगाया जाता है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। जब उनकी उम्मीदवारी का ऐलान करने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए तो उन्होंने कहा कि इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। उन्होंने आत्मा का मोक्ष और जगत का हित जैसी कई बड़ी बड़ी बातें कह डाली। वो आरोपी हैं, आतंकवाद के मामले में उन पर मुकदमा चल रहा है, लेकिन बीजेपी को इससे फर्क नहीं पड़ता। जो बात वो खुलकर नहीं कह सकती उसे प्रज्ञा ठाकुर की उम्मीदवारी से साबित करना चाहती है, कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप टीवी देखना छोड़ दीजिए, उठा के फेंक दीजिए टीवी को घर से बाहर। ना मोबाइल में देखिए, ना दीवार पर चिपका के देखिए कि वो टीवी जो भारत के लोकतंत्र को, अर्जित किए गए लोकतंत्र को बर्बाद करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, क्या आप उस टीवी को नहीं छोड़ सकते? छोड़ दीजिए ना, इसका अब कुछ भी नहीं हो सकता है।